आज हम लोग मोहम्मद गोरी के जो आक्रमण हुए भारत पे उसकी चर्चा संक्षेप में कर लें। मोहम्मद गोरी के प्रमुख आक्रमण। मोहम्मद गोरी के प्रमुख आक्रमणों का जिक्र होगा तो सबसे पहले आपका आक्रमण है मुल्तान व सिंध पे आक्रमण। दूसरा है आपका अनिलवाड़ा या इसे नाहरवाला का युद्ध भी बोलते हैं, इसे पाटन का युद्ध भी बोलते हैं। ठीक। तीसरा पेशावर। चौथा तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध, दो युद्ध हुए हैं। पांचवा कन्नौज का युद्ध जिसे आप चंदावर के युद्ध के भी नाम से जानते हैं, चंदावर का युद्ध। और छठवां आपका हो गया, उसने फिर 1195 और 96 में गोरी ने आक्रमण किया। उसके बाद बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड, बंगाल और बिहार की विजय, ये मुख्य आक्रमण है मोहम्मद गोरी के। सबसे पहला पीछे हम लोगों ने संक्षेप में चर्चा की थी कि मुल्तान और सिंध पे आक्रमण है। तो मोहम्मद गोरी ने पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि 1175 में मुल्तान और सिंध पे जो है आक्रमण किया। वो आक्रमण का रास्ता वही था जो प्रचलित रास्ता था उस समय सिंध आने का, यानी वो गोमल दर्रे से हो करके बाया डेरा इस्माइल खां, गोमल दर्रे से घुसते थे और डेरा इस्माइल खां होते हुए सिंध चले आते थे। यही रूट उस समय प्रचलित था और इस रास्ते आकर के गोरी ने सबसे पहला आक्रमण मुल्तान और सिंध पे किया। उस समय पीछे चर्चा हुई थी कि वहाँ पे जो है करमाथियों का शासन था और बिना किसी रुकावट के, एक दो यहाँ पे करमाथियों का शासन था और गोरी ने बिना किसी आक्रमण, बिना किसी प्रतिरोध के बड़े आसानी से मुल्तान पे विजय पा ली। और उसके बाद से द्वितीय महत्वपूर्ण आक्रमण इनका अनिलवाड़ा या इसे नाहरवाला भी बोलते हैं, पाटन का युद्ध भी बोलते हैं। तीनों नाम हैं इसके, तीनों मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे। अनिलवाड़ा या नाहरवाला का युद्ध या पाटन का युद्ध, ये युद्ध 1178 और 79 में हुआ था। 1178 और 79 में ये दक्षिणी राजपूताना होते हुए ये पाटन आए। मोहम्मद गोरी दक्षिणी राजपूताना से घुसे और पाटन आए। उस समय गुजरात का शासक कौन था? बताया था ना कि चालुक्यवंशी राजा था और मूल राज द्वितीय, पीछे बता चुका हूँ, याद है ना? हाँ, मूल राज द्वितीय जो है चालुक्य वंश के राजा थे और उनके छोटे भाई, उनके भाई थे भीम द्वितीय। भाई के ये मुझे नहीं पता, बड़े भाई तो छोटे भाई थे, भाई थे भीम द्वितीय। उन्होंने जो है कामरा एक जगह है माउंट आबू के पास, तो इन्होंने मोहम्मद गोरी को रोका। और ये पीछे चर्चा हो चुकी है कि पहली लड़ाई थी मोहम्मद गोरी की जिसमेम अनिलवाड़ा, नाहरवाला या पाटन की, जिसमें कि मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था। और यहाँ से पराजय के बाद क्या हुआ? पराजय के बाद भाग गया। फिर कहाँ भाग गया? गजनी चला गया पराजय के बाद। ये इसकी पहली हार थी और हराने वाले साहब जो है मूल राज द्वितीय थे, चालुक्य वंशी राजा थे। ये याद रखने की चीज है। तीसरा आक्रमण इसका पेशावर का आक्रमण था। पेशावर मूल राज द्वितीय से पराजित होने के बाद मोहम्मद गोरी ने हार नहीं मानी और गया फिर से गजनी, और गजनी से फिर खूब तैयारी किया और तैयारी करके उसके लगा कि दक्षिणी राजपूताना की जाए, अब की पंजाब के रास्ते से घुसा जाए तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो पहले वो पेशावर आया। पेशावर आकर के वो 1178 और 79 में ये युद्ध हुआ था, चला गया था। फिर 79 में ही आ गया आगे आने वाले महीनों में। अब आकर के पेशावर पे उसने
कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया। पेशावर उस समय पंजाब के शासकों के अधीन हुआ करता था, ये ध्यान रखने की बात है। और 2 साल के बाद 1181 और 82 में उसने फिर से लाहौर की ओर बढ़ा। और आपको पता है कि लाहौर पे उस समय गजनवी वंश के जो अंतिम शासक थे खुसरो मलिक, जिनकी चर्चा की, खुसरो मलिक थे, वहां पे आक्रमण किया। तो पहले जब इनका मुकाबला हुआ तो खुसरो साहब ने जो उनको बहुमूल्य भेंट हो गया ना, जैसे कि ये गिफ्ट आज करके गिफ्ट है, काफी महत्वपूर्ण है, मालदार गिफ्ट दिया और अपने बेटे को उनके यहाँ बंधक रख दिया। इस तरह से उनको वो शांत किया। लेकिन फिर वहां से वो चले गए, आसपास के क्षेत्रों पे विजय किया। विजय करने के बाद अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त करते गए और बाद में ये जो है फिर से वापस चले गए। वहां पर फिर उनको लगा कि यार इसको छोड़ आया हूँ। और ऐसा है कि गजनवी वंश का जो अंतिम शासक खुसरो मलिक है वो कुछ शैतानी कर सकता है, तो फिर वो तैयारी के साथ आया। अच्छा, गजनियों में गोरियों में बड़ी शत्रुता थी। तो गजनी जाने के बाद 1186 में फिर मोहम्मद गोरी को लगा कि ऐसे छोड़ना नहीं ठीक है। गजनवी वंश का जो शासक अंतिम शासक है उसको पूरी तरीके से वहाँ से जड़ से काट देना ही ठीक है। तो 1186 में फिर से वो लाहौर आया। और यहाँ एक बात ध्यान देने की बात है, लाहौर पे आक्रमण के लिए आया तो उस समय जम्मू का एक शासक था, उसका नाम था चक्रदेव। यहाँ जगह नहीं है, चक्रदेव शासक था। और चक्रदेव ने जो है काफ़ी प्रोत्साहित किया मोहम्मद गोरी को कि आइए और आकर के यहाँ पे लाहौर पे आक्रमण कीजिए और जो है मलिक खुसरो का खात्मा करिए। तो यहाँ एक ये भी इतिहास है कि जम्मू के राजा चक्रदेव ने मोहम्मद गोरी को लाहौर पे पुनः आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया था। और वहाँ से आने के बाद आने के बाद मोहम्मद गोरी ने युद्ध किया। युद्ध करने के बाद देखिए, जो राजा युद्ध करते समय युद्ध के पहले ही सरेंडर कर देता है तो फिर उसकी स्थिति बड़ी खराब होती है। युद्ध करने के बाद संधि होती है तो फिर संधि का भी महत्व होता है। लेकिन यहाँ पहले ही बताया, पहले ही हार करके इन्होंने वो गिफ्ट उफ्ट दे करके अपने बेटे को बंधक रख दिए थे। दोबारा फिर जब मुकाबला हुआ तो इन्होंने सीधे सरेंडर कर दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि इनको बंदी बना करके गर्जिस्तान ले जाया गया। वहाँ पे 1192 में इनकी हत्या कर दी गई। इस तरीके से मोहम्मद गजनवी का जो वंश गजनवी वंश था या गजनी वंश था उसका पूरी तरीके से खुसरो मलिक के मृत्यु के साथ कब 1192 में पूरी तरीके से खात्मा हो गया। और अब हम पढ़ते हैं तराइन के युद्ध के बारे में। तराइन के 2 युद्ध बड़े मशहूर हैं। ये सारे इतिहास के छात्र हों चाहे ना हो, ये सबको पढ़ना ही पड़ता है। तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय, तराइन के 2 युद्ध हुए थे। तराइन पहली बात कि है कहाँ? तराइन हरियाणा में है, आज का जो हरियाणा राज्य है वहाँ पे है। करनाल और थानेश्वर के बीच स्थित है और दिल्ली से ये उत्तर की तरफ करीब 113-14 किलोमीटर है। तो ये इसकी स्थित है तराइन का युद्ध। तराइन जो जगह है ये हरियाणा में है। राज्य की बात होती है तो हरियाणा में है, स्थान की बात होगी तो ये करनाल और थानेश्वर जो कुरुक्षेत्र है उसके बीच में स्थित है। और भारत की राजधानी नई दिल्ली से 113 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। तो ये हो गई तराइन का प्रथम युद्ध। पंजाब जीतने के बाद जो है विजय करने के बाद मोहम्मद गोरी की सीमा जो है अब लगने लगी थी दिल्ली और अजमेर के शासक। पंजाब लगा हुआ है ना, उस समय जो दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौड़ा हुआ करते थे उनसे उनकी सीमा मिलने लगी थी। और उसके बाद 1189 में क्या किया इन्होंने कि गोरी ने भटिंडा पे अधिकार कर लिया। और भटिंडा पे अधिकार करके जो है वहाँ पे किलेदार नियुक्त कर दिया। जो है क्या नाम था उनका, मलिक जियाउद्दीन को किलेदार नियुक्त कर दिया, यानी किला पे उनको रक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी। और ऐसा होने के बाद से राय पिथौड़ा को पृथ्वीराज तृतीय को इस बात की चिंता सताने लगी, अरे ये सब तो एकदम सर तक आ गए हैं, अब भटिंडा पे आ गए। तो पृथ्वीराज तृतीय ने या राय पिथौड़ा कहिए, बात दोनों एक ही है, राय पिथौड़ा ने जो है एक बड़ी विशाल सेना इकट्ठा किया। इसे इकट्ठा करके कहा कि इनको हम भटिंडा से भगाएंगे। और आकर के इन्होंने जो है भटिंडा पे आक्रमण कर दिया। और इस आक्रमण में ध्यान देने की बात है, यहाँ संगठित होकर के सारे राजपूत राजाओं ने इस लड़ाई में राय पिथौड़ा की सहायता की और राय पिथौड़ा विजयी हुए। पृथ्वीराज द्वितीय, आपको पता होगा तराइन का प्रथम युद्ध जो था
ये द्वितीय हार थी मोहम्मद गोरी की। पहली हार बताया कि जो है मूल राज दुदुती कन्नौज वंश के जो शासक थे, ये जो दूसरा युद्ध था अनिलवाड़ा नाहरवाला या पाटन का युद्ध वहाँ हुई थी। और द्वितीय हार इनकी जो है हुई ये तराइन के युद्ध में, प्रथम में तराइन का युद्ध जो फर्स्ट युद्ध था, जो प्रथम युद्ध था और 1191 में लड़ा गया था, यहाँ पे इनकी पराजय हुई। सारे राजपूत राजाओं ने साथ दिया एक्सेप्ट सिवाय जयचंद के, जो कन्नौज के राठौड़ वंश का शासक था, राजा था। उसकी वजह थी, उसकी बड़ी ठोस वजह थी कि ये जनाब राय पिथौड़ा ने जो है उनकी पुत्री का, उनकी बेटी का बलात् अपहरण करके विवाह किया था। इसी कारण से उनको छोड़ करके बाकी सारे राजपूत राजाओं ने इस युद्ध में राय पिथौड़ा की सहायता की। और तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौड़ा विजयी हुए। बाद में उन्होंने आगे बढ़ करके भटिंडा के किला को भी जीता। भाई वही तो खतरा था उनके लिए, भटिंडा पे आना, भटिंडे को फिर से जीता। और 13 माह तक वहाँ पे जो उनके किलेदार नियुक्त थे मलिक जियाउद्दीन, वो लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, अंत में पराजय हुई उनकी। और यही बात खत्म हो गई 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध की। लेकिन मोहम्मद गोरी इतनी आसानी से पराजय स्वीकार करने वाला नहीं था। वो गजनी वापस जरूर चला गया, लेकिन बताते हैं कि पूरे 1 साल तक वो तैयारी करता रहा। उसने इस युद्ध में पराजय के कारण, जो उसकी द्वितीय पराजय थी, उसने यहाँ पे उसने अपना खाना पीना अन्न जल छोड़ दिया, कहते अन्न जल त्याग दिया। तो मोहम्मद गोरी ने तराइन के प्रथम युद्ध के अपनी पराजय के बाद उसने अपना अन्न जल सब त्याग दिया और 1 वर्ष तक खूब भयंकर तैयारी किया। और तैयारी करने के बाद फिर से आया और वहीं शिविर लगाया, उसी स्थान पे शिविर लगाया लड़ाई के लिए जहाँ हारा था वो। इसलिए जब मैं कल बात कर रहा था तो कह रहा था कि जो है वो बड़े दृढ़ निश्चयी थे, यही वजह थी। देखिए हार के बाद आदमी इकट्ठा होना, उतनी दूर से आके लड़ाई लड़ना, इतनी पराजय के बाद खाना पीना छोड़ दिया और 1 वर्ष के बाद तैयारी करके आए, वहीं शिविर लगाए। और उस समय जो गजनी के 4 बड़े उनके चकाचक सेनानी थे, जो बिल्कुल तीरंदाज थे, उनको लेकर के आए, और जिनका नाम बताया क्या था, एक का खरमेल था, खारबक था और मुकबल्ला था और इलाह था। इन चारों को लेके आए और इनके साथ साथ वो जो है ताजुद्दीन यल्लौज थे, कुवाचा थे और कुतुबुद्दीन ऐबक, इनको भी साथ लेकर के आए। तो बड़ी तैयारी के साथ मोहम्मद गोरी आए थे। 4 बड़े गजनी के जो बड़े मशहूर सैन्य सेनापति थे, खारबक, खरमेल, इलाह और मुकबल्ला, उनको साथ में जो है ताजुद्दीन यल्लौज, कुवाचा और ऐबक, इन सबको ले करके आए। और यहाँ आने के बाद युद्ध की तैयारी करके अपना शिविर लगा लिया। और दूसरी तरफ पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौड़ा की तरफ से जो है इनके सेनापतियों में गोविंद राय, खांडे राय और आपके बदमसा रावल, ये रावल साहब थे, खांडे राय थे, गोविंद राय थे, इन सारे लोगों ने नेतृत्व किया। और यहाँ आने के बाद मोहम्मद गोरी ने युद्ध शुरू करने के पहले पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौड़ा को एक प्रस्ताव भेजा कि अगर आप अधीनता स्वीकार कर लीजिए तो युद्ध की क्या ज़रूरत है, भाई उसको तो विजय चाहिए थी। लेकिन पृथ्वीराज तृतीय यानी कि राय पिथौड़ा ने जो है संधि के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और बड़ी कठोरता के साथ मैं लड़के जीतेंगे, चलो औकात है तो आओ लड़ो, ऐसे अधीनता स्वीकार कर लेंगे, पिछली बार के विजयी थे। तो उन्होंने अपमानजनक तरीके से संधि का प्रस्ताव जो मोहम्मद गोरी ने भेजा था तराइन के द्वितीय युद्ध में जो 1192 में हुआ, को ठुकरा दिया। फिर भीषण युद्ध हुआ वही तराइन में, उसी जगह पे। और गोविंद राय सबसे अगली पंक्ति में थे, जो सेनापति थे, बहादुरी से लड़ते लड़ते मारे गए। उसके बाद उनके पीछे खांडे राय थे। खांडे राय जो है उन्होंने गोरी को लड़ते लड़ते कई बार तो घायल तलवार से जरूर किया, लेकिन अंत में उनकी भी मृत्यु हो गई, वो भी मारे गए। और गोविंद राय और खांडे राय के मारे जाने के बाद बदमसा रावल भी थे, लेकिन उसके बाद पृथ्वीराज का जो हौसला टूट गया और वो वहाँ से भाग निकलने के चक्कर में अपने घोड़े पे सवार हुए और चलते चलते सुरसरी, जो आज का सिरसा है हरियाणा का, वहाँ जाते जाते बस इनको दबोच लिया गया, पकड़ के बंदी बना लिया गया और पृथ्वीराज तृतीय वहाँ पे बंदी हो गए। अब यहाँ से अलग कहानी है, चंद्रबरदाई की कथा आपने सुनी होगी। चंद्रबरदाई कहते हैं कि वहाँ से गजनी गए, गजनी जाने के बाद
एक शब्दभेदी बाण से उन्होंने मोहम्मद गोरी को मारा था और वहाँ उनकी मृत्यु हुई। बाद में इनकी भी हत्या कर दी गई। लेकिन तत्कालीन इतिहासकार हसन निज़ामी हैं अपनी पुस्तक ताजुल मासीर में लिखते हैं कि ऐसा नहीं हुआ था। हुआ ये था कि यहाँ से पराजित होने के बाद पृथ्वीराज तृतीय को जब पकड़ा गया राय पिथौड़ा को, तो उन्हें अजमेर ले गया मोहम्मद गोरी। और अजमेर ले जाने के बाद जो है कहा अधीनता स्वीकार कर लो, राजा रहो, तो अपनी अधीनता स्वीकार कर लिया और शायद वो शासक रहे उस समय उनके हिसाब से। और लेकिन भाई उनको गुलामी स्वीकार नहीं थी। ये बात अलग है कि बाद में जब उन्होंने विद्रोह किया तो उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। इस बात की तस्दीक ऐसे भी होती है कि जो पृथ्वीराज तृतीय के उस समय के कॉइन मिलते हैं, सिक्कों मिलते हैं, उनके पीछे जो है लिखा हुआ श्री मोहम्मद शाम। इससे भी लगता है कि पृथ्वीराज ने जो है मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और ये भी बताया जाए कि अजमेर में उनके बाद उनके बेटे को जो है इनके गद्दी दे दी गई और उनको जो है शासक बना दिया गया। और वो अधीनता मोहम्मद गोरी के अधीन थे। और इस युद्ध का सबसे ज़्यादा महत्व यही है कि उत्तर भारत में जो है तुर्कों की स्थापना तो निश्चित हो गई। उत्तर भारत में तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। प्रथम युद्ध ध्यान रखिएगा 1191 में हुआ। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी को हराया था। द्वितीय में 1192 में कहानी पलट गई और ताजुल मासीर जो तत्कालीन इतिहासकार हसन निज़ामी ने लिखा, कभी आता है हसन निज़ामी की पुस्तक है ताजुल मासीर। ताजुल मासीर किसकी पुस्तक है? हसन निज़ामी। तो इस पुस्तक में इस बात का उल्लेख है कि वहाँ से पृथ्वीराज को बंदी बना करके अजमेर ले जाया गया। वहाँ उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली, कुछ समय तक शासक रहे। बाद में उन्होंने विद्रोह किया। विद्रोह करने के बाद उनको डेथ सेंटेंस दे दिया गया, मृत्युदंड दे दिया गया। और इन सारे घटनाक्रम के बाद ऐसा नहीं था, बाद में इनके भाई ने भी विद्रोह किया और जो मेड़ के राजपूतों ने भी विद्रोह किया, लड़ते रहे। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना प्रतिनिधि बना करके वो गजनी वापस चला गया। और कुतुबुद्दीन ऐबक एक जगह है कोहराम, वो कोहराम वाला कोहराम मत समझिएगा, कोहराम एक जगह है, वहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना हेड ऑफिस बना लिया, हेडक्वार्टर बना लिया, वहाँ से ही देखा करता था। और अन्य तमाम छोटे छोटे विद्रोह हुए, उनकी चर्चा यहाँ कर पाना संभव नहीं है। विद्रोह हुए, मेड़ राजपूतों ने विद्रोह किए आसपास के। इनके स्वयं के भाई ने पृथ्वीराज के, उन्होंने भी विद्रोह किया। बाद में वो पराजित हुए और उन्होंने जौहर किया। तो ये सारी घटनाएं घटती रही। सबको अकेले जो है, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे कुतुबुद्दीन ऐबक साहब, उन्होंने कंट्रोल कर लिया। उनका हेडक्वार्टर कोहराम था। संक्षेप में ये थी तराइन के द्वितीय युद्ध की बात। और अब हम करते हैं कन्नौज चंदावर युद्ध की बात। और कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध जिसे चंदावर का युद्ध भी कहते हैं, मोहम्मद गोरी का एक महत्वपूर्ण युद्ध था। 1194 में हुआ, ये 1194 में। ये द्वाब एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था उस समय। द्वाब पे कब्जा करने के लिए जरूरी था कि वहाँ के जो गढ़वाल शासक थे उनको हराया जाए। तो गढ़वालों के शासक उस समय जयचंद्र थे, आप जानते होंगे। तो द्वाब एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। द्वाब पे कब्जा करने के लिए जरूरी था कि गढ़वालों को हराया जाए। और गढ़वाल बड़े मजबूत स्थिति में थे और जयचंद्र वहाँ का राजा था। तो मोहम्मद गोरी ने 50,000 घुड़सवार लेकर के अश्वारोहियों के साथ जो है कन्नौज और बनारस क्षेत्र की तरफ आक्रमण करने के लिए निकला। और कन्नौज और इटावा के बीच में जगह है चंदावर, जहाँ पे भयंकर युद्ध हुआ। और युद्ध में यूँ हुआ कि जयचंद्र साहब लड़ाई लड़ रहे थे, तो जयचंद्र के आंख में ऐसे आके तीर लग गई। तीर लगते ही वो जो हाथी पे युद्ध, हमारे यहाँ हाथी पे लड़ा जाता था उस ज़माने में, तो हाथी पे लड़ कर के युद्ध लड़ रहे थे और जयचंद्र साहब के आंख में तीर लगा। तीर लगते ही वो गिर गए, हाथी पर से गिरे। और सेना का क्या होता है, सेना तो भाई राजा के इशारे पे लड़ती है। उनके गिरते ही जो है सारे सैनिक हतोत्साहित हुए और सब भाग खड़े हुए। फिर जाहिर सी बात है कि राजा पकड़े गए और मारे गए। तो ये चंदावर में इस तरीके से युद्ध हुआ और जयचंद्र की पराजय हुई, मारे गए। हाथी से गिरने के कारण सेना में भगदड़ मच गई। और इनका जो असनी किला था उस समय, असनी फोर्ट, असनी किला था, वो वहाँ पे अपना राजकोष खजाना इकट्ठा करते थे। मोहम्मद गोरी ने इनके असनी किले को खूब अच्छी तरीके से लूटा और सारा मालो असबाब सब ले गए। और उसके बाद वहाँ से जीतने के बाद ये आगे बढ़े, बनारस आए। बनारस को इन्होंने लूटा और यहाँ के तमाम मंदिरों को नष्ट किया, मस्जिदें बनवाई।
तो ये रही संक्षेप में कन्नौज या चंदावल युद्ध का जो आक्रमण हुआ मोहम्मद गोरी का, उसकी कहानी। और ये चला गया फिर से मोहम्मद गोरी 1195 और 96 में आक्रमण किया, फिर से आया आक्रमण करने। और पहली इस दफ़ा इसने पहले बयाना पे अधिकार किया। बयाना में जो भट्टी राजपूत कुमारपाल थे वो उस समय शासक थे, और कुमारपाल के ऊपर बड़ा दबाव पड़ा। अंत में उन्होंने आत्मसमर्पण करना ही उचित समझा और इसी तरीके से आगे बढ़े। और ग्वालियर के परिहार वंशी शासक थे सुलक्षण पाल, इनको भी इन्होंने पराजित किया और इन्होंने भी जो है उनका आधिपत्य स्वीकार किया। तो ये बयाना और ग्वालियर में परिहार के सुलक्षण पाल को और उसमें बयाना में कुमारपाल को पराजित किया। ये इस दफ़ा वाले आक्रमण की ये महत्वपूर्ण बात थी। इसके बाद से ये मध्य एशिया चले गए। मध्य एशिया वहाँ कई वर्षों तक वहाँ युद्ध में तुर्कों से युद्ध में संलग्न रहे, और यहाँ का जो राजपाट था, कार्यभार था, उन्होंने मोहम्मद ऐबक के हाथों में सारी कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में दे दिया। और जब वो मध्य एशिया तुर्कों के साथ जो है संघर्ष में व्यस्त थे मोहम्मद गोरी, तो उन्होंने भारत का चार्ज जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में दे दिया। और इसी तरीके से बुंदेलखंड ये 1202 में ये कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में लड़ा गया युद्ध था। और उस समय कलिंजर का किला आपने नाम सुना होगा, बड़ा मजबूत किला था, सुरसुद्दीन फोर्ट, बिल्कुल से चारों तरफ से मजबूत किला माना जाता था। और परमार्दी देव वहाँ के शासक थे, और कलिंजर किला और वहाँ के राजा जो है परमार्दो देव थे। और जब कलिंजर के किले को चारों तरफ से घेर लिया गया तो वो डेरा पड़ा हुआ था, बड़ा सुदृढ़ दुर्ग कलिंजर माना जाता है। इतिहास के छात्र हैं, आप जानते होंगे इस चीज़ को। तो वहाँ पे कब्जा था। हुआ ये कि उसी कब्जे के दौरान ही जो है अभी ये कब्जा करते घेरा पड़ा था, परमार्दो देव साहब दिवंगत हो गए, वो नहीं रहे। और उनके जाने के बाद उनके दुनिया से अलविदा होने के बाद उनके प्रधानमंत्री थे अजय देव ने पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने भी लड़ाई चालू कर दी परमार्दो देव के दिवंगत होने के बाद, और कि कलिंजर के किले को चारों तरफ से घिरा था। उन्होंने बड़ा विरोध किया, लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में उन्हें सरेंडर करना पड़ा। और परिणाम ये हुआ कि कलिंजर किला खोल कर भाग छोड़ करके इन लोगों के लिए, गोरियों के लिए कलिंजर किला को खाली करना पड़ा, छोड़ करके भागना पड़ा और दूसरी जगह जा करके पहाड़ी में इन्होंने शरण ली। तो ये कहानी थी। इसके बाद से जो है इन्होंने आगे बढ़ करके ये महोबा पे भी इन्होंने अधिकार किया, खजुराहो को भी अपने कब्जे में लिया। तो ये बुंदेलखंड की बात हो गई। और जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अन्य विजयों में व्यस्त था, बताए 1202 में बुंदेलखंड पे उसका आक्रमण चल रहा था, उसी समय जो है बिहार पे आक्रमण की बात कर रहा हूँ। उसी समय जो है बख्तियार खिलजी था, जो कि एक सेनापति थे ये इनके कुतुबुद्दीन ऐबक साहब के, और गोरी का एक सरदार था बख्तियार खिलजी का नाम आपने बहुत सुना होगा। तो उसने बीच में योजना बनाई कि कुतुबुद्दीन साहब ऐबक साहब उधर युद्ध में व्यस्त हैं, तो हम क्यों न बंगाल और बिहार की तरफ बढ़ें, वहाँ कब्जा कर लिया जाए। तो पहले बिहार पे आक्रमण किया, और बिहार बंगाल पे आक्रमण की योजना इन्होंने नहीं बनाई थी बख्तियार खिलजी ने। और वहाँ पे उन्होंने बिहार के उस समय की जो राजधानी उदंतपुरी थी उस पर अटैक कर दिया। वहाँ दो बड़े विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय आपने नाम सुना होगा, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उन दोनों को बुरी तरीके से लूटा, वहाँ के बौद्ध विहारों को नष्ट किया और बौद्ध भिक्षुओं की जम के हत्या कत्लेआम किया। और वहाँ का राजा जो उस समय था बड़ा भीरू था, उसका नाम था इंदुमन। अंजुमन नहीं जहाँ आना है बार बार, ये इंदुमन थे, वो नहीं कि अंजुमन नहीं, इंदुमन थे। इंदुमन साहब बड़े भीरू राजा थे और वो भाग खड़े हुए। ज़्यादातर आप देख रहे होंगे भाग खड़े होने वाले राजा थे। तो इंदुमन भी भाग खड़े हुए। उसका परिणाम ये हुआ कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रम विश्वविद्यालय को जम के लूटा, और जहाँ से संपत्ति मिली जो डरे वो गिफ्ट किया, उपहार किया। तो बड़ा ढेर सारी संपत्ति उपहार इकट्ठा किया। और इसका दुखद पहलू ये था कि बौद्ध विहारों को पूरी तरीके से नष्ट भ्रष्ट किया गया और बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की गई, कत्लेआम किया गया। इस बात की तस्दीक जो है कश्मीर के एक संत हैं आक्य श्रीभद्र, उन्होंने जो है वो उस समय विजिट कर रहे थे वहाँ पे, उन्होंने इस बात को बताया है कि नहीं बिल्कुल
वहाँ बिहारों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया था। तो इसी तरीके से आगे बढ़ करके पूरे बिहार पे कब्जा किया। और बिहार के बाद इन्होंने सोचा नहीं अब बंगाल की तरफ भी चला जाए भाई, बंगाल पे भी कब्जा किया जाए। तो बंगाल में उस समय पीछे हम लोगों ने पढ़ा ना कि सेन वंश का शासक था। सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था, जिसकी राजधानी नदिया थी। नदिया का नाम आप सुनते होंगे, बंगाल में है, बड़ा मशहूर जगह है। नाडिया नदी, अंग्रेजी में नाडिया, NADIA है। नदिया राजधानी थी, लक्ष्मण सेन राजा था वहाँ का। यहाँ की बड़ी रोचक घटना घटी, आपको बताता हूँ। हुआ ये कि लक्ष्मण सेन के दरबार में ज्योतिषी ने पहले इस बात की भविष्यवाणी कर दी कि बख्तियार खिलजी इस पे आक्रमण करने वाला है, कब्जा करने वाला। बताओ इस स्थिति क्या होगी? ऐसे में बड़ी भयानक स्थिति हो गई। स्थिति ये हो गई कि आक्रमण करने के पहले ही बहुत सारे लोग अपना सामानो असबाब लेके भागना शुरू हो गए। भाई ज्योतिषी ने कह दिया, अब इससे बड़ी बात क्या थी कि लक्ष्मण सेन के दरबार के ज्योतिषी ने इस बात की भविष्यवाणी की कि बख्तियार खिलजी जल्दी ही आक्रमण करके बंगाल को अपने अधिकार में ले लेगा। तो सब लोग, काफ़ी लोग जो बड़े ताकतवर लोग भी रहे होंगे, निकल लिए, भाई बचो भागो कहीं। लेकिन लक्ष्मण सेन जो राजा थे वो कहना अपनी राजधानी नहीं छोड़ने, वो रुके रहे। और उन्हीं में से किसी पंडित से, ज्योतिषी से पूछा होगा कि महाराज कोई बात बताओ जैसे कि शांति हो, ये जो विपदा हमारे ऊपर इतनी बड़ी आई हुई है, राजकीय विपदा है, आप राजकीय ज्योतिषी रहे होंगे, आप बताओ कि इसके लिए क्या किया जाए। तो ज्योतिषियों ने उनको सलाह दिया कि आप एक यज्ञ नहीं, महायज्ञ कराइए। और यज्ञ कराइए, उस यज्ञ का नाम था इंद्रिय महाशांति यज्ञ। इंद्रिय महाशांति यज्ञ कराने के लिए बड़ा बहुत धुआंधार यज्ञ हुआ। लेकिन अब यज्ञ हुआ, यज्ञ कराया गया कि जिससे विपदा टल जाए, लेकिन इसके बावजूद अब मैं यज्ञ पे क्या टिप्पणी करूँ? अब आदमी कराया, अब उसकी इच्छा, भाई आपने वो बताया ऐसी घटना घटने वाली है तो उपाय बताया, उपाय भी किया उन्होंने लक्ष्मण सेन जी ने। लेकिन 2004-2005 में बख्तियार खिलजी चला आया, और इतने आया, वो भी एक मज़ेदार किस्सा है। वो सैनिक उसके पीछे छूट गए, वो टनाटन घोड़ा लेकर के चला आया। जब बिल्कुल किले तक पहुंचा, 18 घुड़सवार थे उसके साथ। सोचिए दहशत का ये माहौल होता है, लोग तो पहले से ही तैयार थे तो कोई आने वाला है। तो 18 घुड़सवारों के साथ वो किले तक पहुंच गया। और जो आसपास के सैनिक थे उनको लग रहा था ये कोई घोड़ा बेचने वाला आया है क्या। हाँ, तो लोग ये सोच रहे थे कोई घोड़ा बेचने वाला आया है, और किले तक पहुंच गया। और लक्ष्मण सेन साहब किले के पिछड़े दरवाजे से निकले और वो भाग खड़े हुए। तो ये कहानी हुई कि बख्तियार खिलजी को घोड़ों का व्यापारी समझ करके बड़ा प्रतिरोध भी नहीं हुआ, कोई आया। और उसके बाद से इन्होंने भी लूटपाट करना काम था। नदिया को जम के लूटा, बड़ी राजधानी थी, बड़ी संपदा थी वहाँ पे। और इस तरीके से धीरे धीरे उन्होंने बंगाल के एक बड़े हिस्से पे कब्जा कर लिया। और लेकिन यहाँ जीतने के बाद थोड़ा दूर पड़ रहा था, उनकी सुविधा की दृष्टि से अच्छा नहीं था। और ये आप जानते हैं कि ये नदिया दक्षिणी बंगाल में था। तो बाद में बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी लखनऊती बनाया। लखनऊती चूँकि उत्तरी बंगाल में है और बिहार से दोनों को नियंत्रण करना आसान था। तो ये नादिया पर लूट करके कब्जा करके उन्होंने अपने सुविधा के हिसाब से बख्तियार खिलजी ने लखनऊती अपनी राजधानी बनाया। ये चर्चा हो गई। और इसके साथ उन्होंने तिब्बत पे आक्रमण भी किया। बंगाल और बिहार के विजय से उत्साहित होकर के एक अभियान और उन्होंने चलाया, तिब्बत पर अभियान चलाया। इसको भी मैं लिख दूं, तिब्बत पे अभियान चलाया। वहाँ तक पहुँच ही गए थे, सोचे कब तिब्बत भी चलें, वहाँ विजय कर लें। तो 1205 में 4 घुड़सवार घोड़े के सैनिक लेकर के तिब्बत में घुस गए। और वहाँ की जो आसपास की जो 3 जनजातियाँ थी उनको भी साथ मिला लिया, कहा चलो चलते हैं, आक्रमण करते हैं। और भाई तिब्बत तो पठारी क्षेत्र, चलते 15 दिन घोड़ा लेके 15 दिन थोड़ा सा होता है। चलते 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 भाई लड़ेंगे वहाँ जहाँ जाएंगे, किला उला आबादी होगा ना। जब तिब्बत की घनी आबादी में पहुँचे तो वहाँ के जो उनके किलेदार थे, जो सैनिक सुरक्षा करने के लिए थे, डट के लोहा लिया, खूब लड़े। और इतना एग्जॉस्ट हो गए थे जाते जाते। और पठारी पार करके गए 15 दिन चलते चलते। और घोड़ा को खाने पीने की व्यवस्था करती, जब कुछ हाथ नहीं लगा, कोई परिणाम युद्ध का नहीं निकला मतलब, तो वहाँ से बहुत थक हार करके कहा चलो चलते हैं वापस। अब तो वापस लौट करके आए। देखिए ऐसे ही बख्तियार खिलजी का अंत हुआ। और बख्तियार खिलजी वहाँ से लौट करके आए, उदास हताश, इतने उदास हताश थे इस अभियान से, कहाँ बंगाल बिहार की विजय और तिब्बत से इतनी निराशा लगी, आए और बीमार पड़ गए। और बीमार पड़े तो उनके यहीं के एक सरदार थे, जीवन का यही इतिहास है।
तो उनके एक सरदार, उनका नाम अली मर्दन खिलजी था, उन्होंने उनकी हत्या कर दी। यहाँ पे बख्तियार खिलजी का चैप्टर क्लोज हो गया। और अब मोहम्मद गोरी के अंतिम चैप्टर की बात करते हैं। तो मोहम्मद गोरी साहब का जो अंतिम आक्रमण था वो खोखरों के विरुद्ध था। पंजाब के जो खोखर थे, कभी इस तरह का प्रश्न आता है कि अंतिम, तो यहाँ देखिए सिंध, मुल्तान सिंध से शुरुआत हुई थी और ये खोखरों का आक्रमण जो था पंजाब के, ये इनका मोहम्मद गोरी का आखिरी युद्ध साबित हुआ। इसके पहले अपने आपसे बताया कि ख्वारिज में से इनसे, गोरी से बड़ी ठनाठनी थी, दुश्मनी थी। और अंध खुद का युद्ध जो था उसमें बड़े बुरी तरीके से ख्वारिज ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया, उनकी प्रतिष्ठा को काफ़ी धक्का लगा। और उधर ख्वारिज ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण कर ली, इधर इनकी प्रतिष्ठा को धक्का लगा और ख्वारिजों ने विजयी होने के बाद उन्होंने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण कर ली। और इस ख्वारिज में के अंध खुद युद्ध के बाद, ख्वारिज में से पराजय के बाद मोहम्मद गोरी की प्रतिष्ठा बहुत कम हो गई, कई अफवाह उड़ी की शायद गोरी खत्म भी हो गए। तो यहाँ पंजाब में खोखरों ने देख करके विद्रोह कर दिया आसपास के क्षेत्रों में। तो उसको दमन करने के लिए फिर से जो है गोरी साहब आए, खोखरों को पंजाब में लड़ा, खोखरों को बड़े बुरी तरीके से पराजित किया। और पराजित करने के बाद वहाँ से लाहौर गए। लाहौर कुतुबुद्दीन ऐबक थे ही, कुतुबुद्दीन ऐबक से कहा कि अब सब व्यवस्था समझाए, कहा अब आप दिल्ली जाओ संभालो, हम चलते हैं गजनी। मोहम्मद गोरी की बात कर रहा हूँ। अब वो गजनी जाने लगे अपने सैनिकों के साथ। तो गजनी दूर की यात्रा थी। तो सिंधु नदी के किनारे एक स्थान है दमयक, वहाँ रुकते शिविर बनाते जाते थे। कोई हवाई जहाज का साधन था नहीं, जल और थल मार्ग से यात्राएं होती थी। तो अपने सैनिकों के साथ दमयक में एक शिविर बना करके ठहरे हुए थे और नमाज पढ़ते हैं ना शाम को, शाम वाली नमाज जब वो अता कर रहे थे, तो अपने शिविर में उसी समय कुछ व्यक्ति घुसे और घुसने के बाद मोहम्मद गोरी साहब का खात्मा कर दिया। और तारीख थी 15 मार्च सन था 1206, यानी 15/3/1206 1206 15 मार्च को मोहम्मद गोरी साहब अलविदा हो गए, दुनिया से नहीं रहे, उनका चैप्टर बंद हो गया। यही संक्षेप में कहानी है मोहम्मद गोरी के प्रमुख आक्रमणों की। मुझे उम्मीद है आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। अभी इतना ही, जय हिंद।